हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आकाश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके मैथमेटिक्स क्लास में। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर जो है अब मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और मैथमेटिक्स की जो कि अब क्लास 10th की पहली वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया रियल नंबर। ठीक है, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है रियल नंबर का, तो आप जाइए और वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको जो दूसरी क्लास भी है वो भी अच्छे से समझ में आएगी। और जो बच्चे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स जो है वो हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो जो आपकी पहली क्लास थी उसको देख लीजिए। आज जो क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 2 होने वाली है, जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग आगे कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें हमने क्या कि कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और इसमें हमने एक्सरसाइज जो है वो 1.1 स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो इसमें 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। इसका 1.1 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने खत्म कर दिए थे। आज हम क्लास नंबर 2 में इसको पूरा खत्म कर देंगे, ये भी आपको याद रखना है। मतलब 1.1 एक्सरसाइज इस क्लास में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास 2 में मैं क्या करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट जो इसमें बचे हुए हैं वो करा दूंगा, प्लस इसका रिवीजन करा दूंगा जो क्लास 1 में कराया हुआ है। तो मैं पहले तो यही बोलूंगा कि अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो क्लास 1 को देख के आइए, उसके बाद दूसरी क्लास पे आइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या है कि हम आपको चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, वीडियोस के लिंक है, वो सब प्रोवाइड कराते हैं। प्लस इसके साथ साथ हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं आपको, जो कि क्लास की पीडीएफ है वो भी आपको इसमें मिल जाती है, जो अलग नोट्स है वो सब चीजें आपको इसमें मिल जाती है, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। देन हम बात करते हैं आपका जो व्हाट्सअप चैनल है। व्हाट्सअप तो आप लोग चलाते होंगे, तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस पे भी हम लोग चैनल से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं भाई हम लोग किसको, रियल नंबर अपने चैप्टर को। तो देखिए, मैंने आपको जो क्लास नंबर 1 में, मैं इधर लिख देता हूँ सारी चीजें। क्लास 1 में मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ जो कि अब मैं लिखने वाला हूँ। देखिए, मैंने स्टार्टिंग क्लास जो कि 1 की स्टार्टिंग कहाँ से करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्या, अंक। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। उसके बाद मैंने चर्चा करी थी किसकी, संख्या की। देन उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। उसके बाद हम पढ़े थे क्या, अपरिमेय संख्या। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी मैं दोबारा बताऊंगा इनको एक बार, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर हमने पढ़ा था क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक जैसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने कौन सा, पूर्ण संख्या। उसके बाद पढ़ा था हमने प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने क्या पढ़ा था आपका, सम संख्या और विषम संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा था भाज्य संख्या। उसके बाद में इधर लिख देता हूँ और बाकी का आगे कि और क्या क्या हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सह अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ये सारी चीज जो लिख रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने देखिए क्या क्या पढ़ा था। देखिए, नंबर आपको मैंने बता ही दिया था, मतलब डिजिट, इसमें कोई बात नहीं है। ये क्या है, डिजिट। मतलब डिजिट क्या चीज होती है, जो कि संख्याओं, मतलब संख्या का सबसे छोटा रूप होती है। ठीक है, एक एकल यूनिट की जो मैंने बात करी थी। संख्या क्या चीज है, जो कि अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है, संख्या क्या है, अंकों से मिलकर बनती है। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी थी, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बात हम इधर कर लेते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है आपका, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाती है, और यहाँ पर जो क्यू होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, और जो पी और क्यू होते हैं दोनों, यहाँ पर क्या होते हैं, इंटीजर। ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पर आपके, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मैंने इस तरीके से लिख दिया, मतलब पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे आपके, पूर्णांक। तो मैंने क्या बताया कि परिमेय संख्या क्या है, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता है, और पी और क्यू जो यहाँ पर होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर होते हैं, मतलब पूर्णांक होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपरिमेय संख्या की, जो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता उनको। पी बट्टे क्यू के रूप में जिसको नहीं लिखा जाता उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, अपरिमेय संख्या। और अगर मैं बात करूं और क्या लैंग्वेज हो सकती है, तो जो रूट पी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो रूट पी की फॉर्म में आपको मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर जो पी होता है, यहाँ पर जो पी होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर होती है। यहाँ पर जो पी की वैल्यू होगी एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है,
तो देखिए दो लैंग्वेज है, इसको अगर आप अपरिमेय की बताओगे किसी को भी, तो पहला क्या होता है, जो पीओटी के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, और जो रूट टी के फॉर्म में लिखा जाता है उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बट यहाँ पर जो पी होता है वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या आपको बताइए जो 2, 3, 5, 7 इस तरीके से होती है। पूर्णांक संख्या जो माइनस इंफाइनाइट से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक होती है। ठीक है, इसमें आपका +1, +2, -1, -2 इस तरीके से सारे, जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। पूर्णांक जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव में क्या है कि सारे पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नेगेटिव में आपके नेगेटिव आ जाएंगे। पूर्ण संख्या मतलब जिसको हम कहते हैं होल नंबर्स, ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलते हैं, तो ऑन। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे तक चलती जाती हैं इनफाइनाइट तक। सम संख्याएं जो कि 2 से भाग होती हैं, जो कि 2 से डिवाइड होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से भाग नहीं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हो। अब आती है इस कंपोजिट नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसमें जिसके फैक्टर जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, हिंदी में मैं बताऊं तो वे संख्याएं जिसके गुणनफल 2 या 2 से अधिक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। तो 2, मैं तो लिख देता हूं 2 या 2 से अधिक गुणनखंड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता दिए थे, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसमें क्या है कि वे संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं जो में जिसमें 1 और स्वयं से भाग जाए। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे 2, 2 क्या है कि 2 में जो है वो एक तो 1 से डिवाइड जाएगा 2, और एक खुद से डिवाइड जाएगा, जिससे कि पूरा पूरा कट जाएगा ये। अब हम 2 में क्या 3 से डिवाइड दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। तो वे संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं जिसमें 1 और स्वयं से भाग जाता है, इसके अलावा किसी से नहीं जाता, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब से अभाज्य संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। तो जिसका एल एच सी एफ कितना होता है 1, उसे हम लोग क्या कहते हैं, से अभाज्य संख्याएं। तो आपको ये बेसिक सारी चीज क्लियर हो गई होगी, मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ और बात कर लेता हूँ इसमें, जो कि परिमेय और अपरिमेय से संबंधित बात करता हूँ, क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं परिमेय और अपरिमेय से संबंधित बात करता हूँ, उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मैंने आपको बता दी। दूसरी बात करता हूँ अपरिमेय संख्या। इन दोनों में आपको अच्छे से अंतर समझ में आना चाहिए। देखिए इधर समझिए। अब तो परिमेय संख्या के मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आपको डेफिनेशन तो मैंने बता दी, एग्जाम्पल की बात करता हूँ। तो देखिए इसमें कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया, और 5/3 आ गया, 2/3 आ गया। ये एग्जाम्पल सारे इसी के हैं। ठीक है, 2.2 आ गया इसमें, ये सारे एग्जाम्पल्स भी इसी में। और मैं बात कर लेता हूँ इसमें 0/1, 0/1 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। 0/2 भी एक रेशनल नंबर है। इस तरीके से आएंगे तो वो सारे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अच्छा, और मैं अगर बात करता हूँ, देखिए ये सारे एग्जाम्पल में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको परिमेय संख्या आप अच्छे से पहचान पाओ कि परिमेय संख्या एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ कि 3.333, अगर इस तरीके से, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और मैं अगर बात करूँ कि इस तरीके से चल रहा है 3.3333 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलता जा रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या मैंने आपको बता दी, जैसे इसमें क्या है कि रूट पी के फॉर्म में जो लिखा जाता है, और यहाँ पर जो पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो √2, √3, √5 ये सब क्या है यहाँ पर, ये सब क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। ये पाई भी आप ले सकते हो इसमें, तो ये सब क्या है आपका अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर 3.32, 322, 3222, ये इस तरीके से अगर लिखा जा रहा है तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अब इसमें मैं एक बात और कर लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है, आपने पढ़ा होगा इधर शांत, अशांत, आवर्ती और अनावर्ती, जिस चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है,
बच्चों को डाउट आते हैं कि ये क्या चीज होती है, तो मैं आपको बता दूं। तो पहले हम एक एक करके चीजें समझेंगे यहाँ पर। देखिए, जो शांत होता है, शांत क्या चीज है, मतलब इस तरीके से आए पॉइंट के बाद एक लिमिटेड टाइम तक ही डिजिट आए तो आप समझ जाइए वो शांत है। तो अगर मैं बात करूं, ये क्या चीज है यहाँ पर, शांत। ठीक है, और ये शांत है। ठीक है, दूसरी आप देखिए इधर समझिए। अब ये क्या है कि थ्री, मतलब 3.3333 करके इस तरीके से चलता जा रहा है। तो आप ये समझिए ये क्या चीज है अब आपका, ये क्या हो जाएगा, अशांत। ये क्या हो जाएगा आपका, अशांत। देखिए, अगर पॉइंट के बाद कुछ टाइम बाद जो डिजिट आ रही है वो रुक जाती है एक टाइम बाद, तो उसे शांत कह देंगे। ठीक है, बेसिक चीज है, आप समझिए। और पॉइंट के बाद अगर लगातार वो नंबर चलता जा रहा है, एक ही नंबर लगातार चलता जा रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे, अशांत। और अगर अशांत है ये, ठीक है, ये अशांत है, इसको देखिए, मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3.3 का बार, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि बार का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या जो जिस पर बार लगा हुआ वो लगातार कंटिन्यू होती जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, देखिए, अपरिमेय संख्या में। तो ये भी हो गया आपका, अशांत भी हो गया। अब मैं बात करता हूँ अपरिमेय संख्या की। तो देखिए, अपरिमेय संख्या में भी आपका 2 पॉइंट लग रहा है, दशमलव लग रहा है, उसके बाद वो संख्या आगे कंटिन्यू होती जा रही है। बट इनका क्या है कि कोई क्रम नहीं है। देखिए, 3 2 इस तरीके से कोई क्रम नहीं बनना। तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, अशांत है। ये भी एक अशांति, क्योंकि अशांत क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर रुकती नहीं है, चलती जाती है, और ये भी चलती जा रही है, तो इसलिए तुमको अशांत कह दिया। बट क्या है कि इसमें कोई क्रम नहीं है, तो इसको हमने कह दिया अनावर्ती। ऐसी संख्या को क्या कह दिया हमने, अनावर्ती, जिसका कोई पैटर्न ना हो अच्छे से पॉइंट के बाद। और जिसका कोई पैटर्न है, एक्चुअल में तीन तीन करके चल रहे हैं, उनको हम क्या कह देंगे, आवर्ती। तो देखिए, सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने अनावर्ती बता दिया आपको, और आवर्ती बता दिया। आवर्ती जिसका पैटर्न एक सा हो उसको आवर्ती कह देते हैं, और अशांत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चलती रहती है। ठीक है, और अनावर्ती क्यों कह दिया, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है, एक्चुअल में इस तरीके से चलती जा रही है, कभी 2 बार 3 आ रहा है, कभी 1 बार ही 3 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो इनको कह दिया अनावर्ती। और शांत, अशांत मैंने आपको बता ही दिया, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप आपको इनके एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपनी आगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर, ये क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब इनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको लिखना था। तो मैं सारी चीज आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लास देख लेना एक बार, होमवर्क भी दिया होगा मैंने आपको, तो आशा करता हूँ आपने वो होमवर्क भी किया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, ठीक है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब इन दोनों का जो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखना है, और जो उनका एलसीएम और एलसीएफ है उनका जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का वो बराबर आना चाहिए। अब मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इसमें क्या चीज लगने वाली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको लिखाने वाला हूँ, वेरी इंपोर्टेंट, इसको लिख लेना पहली बात तो। अब वो समय आ गया कि आपको स्टार मार्क करके लिखना है। क्या करके लिखना है, स्टार मार्क करके। अब क्या चीज लिखनी है कि इधर मैं अगर आपको बताऊं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें मैंने आपको क्या बताया है, इधर मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास क्या है, मैंने क्या लिया कि कोई भी दो संख्याओं का मेरे को प्रोडक्ट, उनके उन संख्याओं का मेरे को एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, हमेशा याद रखना है। अब एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान के चलिए वो दो संख्याएं क्या है हमारे पास, ए और बी है। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफी लंबे टाइम तक आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, रेलवे वगैरह में वैसे आते हैं। बट अब छोटी क्लास में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 10th क्लास में इसका एक क्वेश्चन तो फंसना है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो पहले अब देखिए, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब आगे समझिए। इसको मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 26 और क्या है 91। तो 26 और 91 हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं इधर, और 26 एंड
91। इनका पहले हमको क्या करना है, हमको फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो इसको मैं 2 से करता हूँ, ये कितनी बार जाएगा 13, और फिर ये 13 बार, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 91 का ऐसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कितनी बार जाएगा 7, 7 से कितनी बार जाएगा ये हो जाएगा आपको 21। तो उसके बाद ये 13 से जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा अब मैं इनका क्या करूंगा, इसका क्या करूंगा, 26 को मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। 91 का कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 7 इंटू 13। ठीक है, अब मैं इनका क्या निकालूंगा, एलसीएम। ठीक है, और दूसरा क्या निकालूंगा, इनका एलसीएम। तो देखिए एलसीएम, जो एचसीएफ है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, कि इन दोनों में पहले हमको कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या चीज आ रही है, 13 आ रहा है। ठीक है, देखिए एचसीएफ निकालने का मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको। दोनों में पहले हमको कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है हमारा 13 आ रहा है, तो 13 लिख दिया मैंने। अब इसकी जो है सबसे सबसे कौन सी वाली पावर लिखेंगे, देखिए इस सब पे पावर देखिए 1 है, इन सब पे पावर क्या है हमारी 1 है, बट इसकी सबसे लोएस्ट पावर लिखेंगे, तो लोएस्ट पावर क्या है हमारे पास 1 है, तो लोएस्ट पावर 1 लिख दी मैंने। ठीक है, तो ये हो गया एचसीएफ निकालने का। अब आगे भी आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैसे निकालते हैं। अब मैं एलसीएम की बात करूंगा, तो एलसीएम में क्या है, सभी चीज लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 13। अब इन सब की हमें हाईएस्ट पावर इधर लिखनी होती है, तो देखो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 1 है, 7 की क्या है 1 है, और 13 की क्या है 1 है। तो अब मैं ये कितना आ रहा है हमारा, ये 13 आ रहा है, और इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है, 13 सत्ते 91, और 91 टू सा कितने हो जाएंगे हमारे, तो 182। ठीक है, अब मेरा देखो एलसीएम क्या आ गया हमारा 182, और एचसीएफ क्या आ गया मेरा 13। अब इधर लिखूंगा मैं आगे इसमें क्वेश्चन, देखिए आपको जो एग्जाम में हेड लिखने हैं पॉइंट, वो किस किस तरीके से ऐसे लिखना है आपको, और आगे क्या लिखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, देन दो संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी 26 मल्टीप्लाई बाय 91, 91 बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास आया 13, और एलसीएम कितना आया है 182, तो 182। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ, देखिए अगर मैं 26 और 91 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास ये आ जाएगा आपका 54, मतलब 4 और ये 5, 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 23। ठीक है, ये आ जाएगा 6, 6, 3, 2, तो ये कितना आ गया आपका 2366 बराबर। अब इनका मल्टीप्लाई करके भी अगर मेरा ये आ रहा है, तो क्या ये मेरी थ्योरम जो मैंने ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको बताया तो वो क्लियर हो गया। तो हम मल्टीप्लाई बाय करके देख लेते हैं हम पहले इसका। तो पहले हम 180 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 13 से करेंगे तो कितना आ रहा है, मैं सीधा सीधी कर लेता हूँ, फिर इसको जरूरत भी नहीं है। 2 और ये 13, इसको करते हैं हम 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 24, 2, और इधर जाएंगे ये कितना हो जाएगा 5, इधर जाएगा ये 2, 8, 1, तो ये 6, 6, ये कितना हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करके मेरे पे कितना आ रहा है ये, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है, आप बोलोगे बिल्कुल सर ये सेम है दोनों चीजें, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल क्या है सेम आ रही हैं। तो क्या ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, अब बताइए भाई। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार, ये पहले क्वेश्चन में टाइम लगा है, दूसरा तो आपको बहुत इजी लगेगा। मैंने क्या किया, पहले दोनों के फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों में को मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए, दोनों का निकाल के रख लिया। फिर मैंने ये निकाला, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। मैंने दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके मैंने जो निकाल दिया, फिर दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ है उनका मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे को आपका जवाब मिल गया, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है 510 और 92। तो 510 और 92, अब इसको देख लेते हैं भाई हम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका वो 510 और 92। तो मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 510 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये 2 से होगा। ठीक है, 2 से कितनी बार होगा, ये 2, और इधर बन जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये 5। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इधर, इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना 8 और ये 5, ये कितने से जाएगा 5 से,
तो 5 से देख लेते हैं इसको 1 बार, और इधर जो हो जाएगा 17, मतलब ये 17 क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमेशा 1 से और स्वयं से जाता है, ये आपको याद रखना है। तो 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन है वो मैंने कर दिए। बात करते हैं 92 की, तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से इसका करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये आपका 4 और ये 6, फिर उसके बाद और करेंगे 23। 23 जो नंबर है वो क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हमेशा 1 से और किससे जाता है, खुद से, तो खुद से गया तो कितनी बार, 1 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, अब आपको क्या करना है, इसका 510 लिखना है इधर, और बराबर आपको क्या करना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो अब 92 के देखो, हम लोग 92 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन करें उनको लिखेंगे हम 2 इंटू ठीक है। अब इसको देखिए मैं किस तरीके से लिखता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 23। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो मैंने क्या बताया आपको, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो कि इन दोनों में मुझे कॉमन दिखेगा, जो मैंने अंडरलाइन करी उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो उन दोनों में कॉमन आ रहा है 2। और एचसीएफ निकालने के लिए पहले तो जो कॉमन आ रहा है वो लिखना है, फिर इसकी सबसे मिनिमम घात क्या होने वाली है हमारी, वो होने वाली है 1, क्योंकि इधर 2 घात है, इधर कितनी है 1, ठीक है। अच्छा, अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या है कि हमें सभी चीजें लिखनी है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है, मैंने सभी चीजें लिख दी, प्लस इन सबकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लिखते हैं कॉमन लेकर, और एलसीएम में हम लोग सभी चीजें लिखते हैं और सबसे मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो सभी की देखिए मैक्सिमम, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, 3 की तो 1 है, 5 की भी 1 है, 17 की भी 1 है, और 23 की भी 1 है, ठीक है। अच्छा, तो जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 2 आ गया। और अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा, एलसीएम का जो मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये 4 है, और ये आपका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके आपका जो आएगा इधर आएगा 23,460, कितना आएगा 23,460, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी आगे, तो मैंने क्या बताया था आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दो संख्याओं के एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज क्या है आपको याद रखनी है। अब हम चेक कर लेते हैं भाई, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, इधर देखते हैं 510 इंटू 92, और उनका एलसीएम और एचसीएफ तो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 23,460, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो देखिए मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ये आपका हो जाएगा मैं 500 कर लेता हूँ इसे, और 92, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, 5 दूनी 10 और एक हासिल, 5 नम 45 और एक 46, और 2 जीरो तो लगेंगे, ठीक है, ये 2 जीरो लग गए। उसके बाद अब हमें 10 का मतलब ये हो जाएगा हमें 920, 920 और ऐड करने हैं, 920, 920 हमने इसमें ऐड करे तो 46920, तो ये तो इसका क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है मेरे पे 46920, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए मल्टीप्लाई करके आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दूं, देखिए क्या चीज होती है, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करा, आई होगा आपको समझ में नहीं आया होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर समझ लीजिए। देखिए ये 23,460 है ना, तो पहले आप 23,000 मान लो, 23,000 का दुगना क्या होगा आपके पास 46,000, ठीक है। 23,000 इसको मैं टुकड़ों में तोड़ लिया मैंने, 23,460 है ना, तो मैंने 23,000 कर लिया और 460 को अलग कर लिया, तो 23,000 का दुगना क्या हो जाएगा मेरे पे 46,000, 46,000, अब बचा मेरे पे 460, तो 460 का दुगना क्या होता है मेरे पे 920, तो जब मैंने इनको प्लस किया तो मेरे पे कितना आ गया 46,920, 46,920। तो देखिए मैंने क्या इधर समझाया आपको कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एलसीएफ के बराबर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए करना है, ये वाला आपको होमवर्क के लिए दिया है, और आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द LCM and LCF of the following integers of applying the prime factorization method, मतलब इसमें भी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, और इसमें जो हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनको देखो हमको सिर्फ एलसीएम और एलसीएफ निकालना है बेसिकली,
तो देख लीजिए उसमें हमने दो दो के निकाले थे, इसमें तीन तीन के निकालूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, 12 12 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पे, 6 3 और ये 3 से एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं 15 लूंगा, ये तो बहुत बेसिक है, 3 से कर दूंगा 5 बार और ये 5 से एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं 21 का करूंगा ऐसे ही, 21 का ये किससे जाएगा, 3 से, और ये 7 से एक बार। अब देखिए इधर समझिए, इसको मैंने क्या किया, 12 को मैंने किया तो मेरे पे क्या आया, 2, और 2 की पावर कितनी आ जाएगी मेरे पे, 2 और इंटू 3, ठीक है। अब मैं 15 का देखूंगा, तो 15 का क्या आएगा भाई मेरे पे, 3 इंटू 5, और 21 का देखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पे, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक है। अब मेरे पे निकालना क्या है मेरे को, इधर देखिए, इधर समझिए, मेरे को निकालना है इनका क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ निकालने का मैंने आपको क्या बताया, पहले तो तीनों में कॉमन देखिए, तो कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें से मेरे को कॉमन तो 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं सीधा सीधा ये कह दूंगा 3 आ गया इधर। अब एलसीएम जो एचसीएफ होता है वो तीनों में कॉमन देखा जाता है, प्लस जो भी कॉमन आता है उसकी सबसे मिनिमम पावर देखी जाती है। तो मिनिमम पावर 3 की क्या है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो मैं क्या कह दूंगा, 1, और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या है कि सारी चीजें आएंगी, जैसे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, इंटू 5 भी आएगा, इंटू 7 भी आएगा, सारी चीजें आ गई। अब एलसीएम निकालने के लिए मेरे को क्या होता है कि जो भी आया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी हुआ है उन सबकी मैक्सिमम पावर लेनी होती है। तो 2 की मैक्सिमम पावर इधर क्या है आपके पास, 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, 5 की क्या है, 1 है, और इधर क्या मैक्सिमम पावर 7 की 1 है। तो देखा आपने। अब अगर मैं इनकी इसकी एलसीएम की बात करता हूँ तो मेरे पे 3 आ गया, और अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या 4 और 4 दिए कितने होते हैं, 12, और 12 पंजे कितने होते हैं, 60, और 60 का जब मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो 6 से 42, मतलब 420, ठीक है। देखिए 4 4 12 और 12 पंजे 60, और 60 अगर आ गया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और ये हो गया 42 आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इधर बने ये पावर इसकी। तो देखिए मेरे को कुछ नहीं निकालना, मैंने क्या निकाला, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के ये आपके सामने इधर आ गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लें इसमें, और तो कुछ नहीं पूछा, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा। अब मैं इधर बात कर लेता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर इसी के साथ, इधर दूसरी सेकंड, इधर हो जाएगा अपना मेरे हिसाब से। चलिए इसे समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें क्या है, 17, 17 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो देखिए 17 एक प्राइम फैक्टर है, वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हमेशा 1 से और खुद से करता है, तो ये 1 हो जाएगा इधर। दूसरा मैं बात करता हूँ अगर 23, 23 भी सेम ऐसे ही है, तो 23 से ही होगा, ये भी 1 हो गया। बात करता हूँ 29, 29 भी अगर मैं आपको बता दूं तो ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 भी अगर प्राइम नंबर है तो ये भी 1 से ही होगा, ज्यादा हमें कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको कुछ नहीं करना है, सीधे इधर आना है, और हाँ ये सही है जो भी है। अब हम आगे आते हैं इसमें 17, 17 का हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना आ गया, 17 इंटू 1, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 23, 23 का क्या आ गया हमारे पास भाई, 23 इंटू 1, और अगर मैं बात करूँ 29, 29 हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 इंटू 1, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है इधर से, एलसीएफ, और क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएफ मेरे को भाई तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे 1, तो 1 जो है इसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। और अगर एलसीएम की बात करूंगा तो हमको सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, और ये आपका 29 होगा इधर, 29। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, ये वाला जो है वो आपको खुद करना है। चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। तो देखिए गिवन दैट एचसीएफ जो कि दो संख्याओं का एचसीएफ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 9, और उनका जो एलसीएम है वो हमको फाइंड करना है। बट जो संख्याएं हैं वो हमारे पास दे रखी है क्या, 306 और 657, ये हमको दो संख्याएं दे रखी हैं। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में क्या है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो सेम चीज मैं इधर लिखूंगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके उनके एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। ये चीज आपको याद रखनी है इधर भाई। देखिए इसमें बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है आपको पता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। अब आपको ये चीज अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। तो इसको मैं थोड़ा
ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई हम। तो देखिए दो संख्या हमारे पास क्या है, 306 और ये। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या मैं, इस तरीके से लिख देता हूँ। दो संख्या हमारे पास है 306 इंटू 657। ये दो संख्याओं का हमारे पास गुणनफल आ गया, उनका प्रोडक्ट आ गया। उनका एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा है, 9। और हमको निकालना क्या है, एलसीएम फाइंड करना है भाई, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए भाई बिल्कुल बेसिक है, इधर मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे एलसीएम निकालूंगा। और 306 इंटू 657 अपॉन 9। भाई कर सकते हो इसे, बिल्कुल कर सकते हो। 9 से नहीं, इसे 3 से काट देता हूँ चलो मैं। तो ये 3 से ये कट जाएगा 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा भाई, 102 बार। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा आपका, ये कटेगा आपका 2 और 19। ठीक है, 19 बार, एक 219 बार। ठीक है, अब मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए भाई 102 इंटू 219। तो देखिए 102 को मैं तोड़ता हूँ, मैं 100 मान लेता हूँ, इसको 100 मानूंगा प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, इधर देखिए 102 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूंगा कि 219 का 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, सीधे मेरे को जीरो लगा देना भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने बता रहा हूँ मैं। अब देखिए 2 बचा, अब मेरे को 2 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 438। तो 438। तो अब भाई मेरे को टोटल कर लेना, बस खत्म। ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इधर करूंगा मैं 13 आ जाएगा, और इधर एक हासिल कर जाएगी, ये 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो भाइयों मेरा आंसर कितना आ गया भाई, भाई मेरा आंसर कितना आ गया इसका, ये आ गया 22338। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ऐसे अगर टोटल करते तो अब वैसे टोटल करते, मतलब मल्टीप्लाई करते रहते, बट मैंने जो तरीका बताया वो बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले हमको तोड़ लेना है, इसको मैंने 100 प्लस 2 में तोड़ा, 100 का मल्टीप्लाई पहले मैंने इससे कर लिया, तो मेरे पे कितना आ गया इधर, 21,900। फिर में 2 बचा प्लस जो है, तो मैंने उसका मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए 219 है, डबल करेंगे इसका 438 हो जाएगा, 438 को मैंने इसमें प्लस कर लिया, मेरे पे आ गया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों आपके सामने है ये, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जांच करें कि क्या संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर, ये 6 की पावर n है भाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। चलिए मैं इस तरीके से लिख देता हूँ इसे। ये जो है वो आपका क्या है, 6 की पावर n है। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है कि जो 6 की पावर n यहाँ पर जो है, तो n एक नेचुरल नंबर है। अगर हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर मान लेते हैं तो क्या जो 6 की पावर n है वो 0 पे समाप्त हो सकता है, तो उसको हम चेक करते हैं। तो देखिए भाई 6 की पावर n, इसको अगर मैं, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं भाइयों, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इधर बोलूंगा 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अगर मैं चलता भी रहा ना तो ये नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब अगर मैं 6 की पावर, इसमें जो बोला है n, तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है, देखिए 6 की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास 6, 6 की पावर 2 है मेरे पे कितना आएगा 26, सॉरी 36। और ये अगर मैं बात करूँ कितना आ जाएगा मेरे पे 216। ये बात मैं करूंगा आपका, तो 36 का जो स्क्वायर होता है वो 1296 होता है। ठीक है, अच्छा तो आप देख सकते हो इसी तरीके से ये भी आगे सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि मैं 6 की पावर अगर नेचुरल नंबर रख रहा हूँ तो मेरे पे क्या आ रहा है, सब पे लास्ट में क्या आ रहा है भाई, 6 आ रहा है। सब में लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 6 की पावर इधर नेचुरल नंबर कुछ भी रखूँ, ये 0 पे समाप्त नहीं होने वाला है, पहली बात तो, क्योंकि इसने बोला है 0 पे समाप्त हो सकता है, इसने क्या लगा दिया, हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 6 की पावर अगर नेचुरल नंबर रख रहा हूँ तो मेरे पे नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे कि 0 पे समाप्त होने वाली कौन सी संख्याएं हैं। तो 0 पे समाप्त होने वाली अगर मैं बात करूँ, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये जो सारी संख्याएं हैं ये क्या है, 0 पे समाप्त होंगी। अब कैसे होंगी, ये कैसे पता कर सकते हैं कि 0 पे समाप्त हो रही है, देखिए अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो भाई देखिए मेरे पे क्या आएगा, 2 × 5, 2 × 5। ठीक है, इसका अगर मैं करूंगा 2 × 5, इसका अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5। इसका अगर मैं करूंगा तो 2 × 5। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका भी इस तरीके से आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस कर रहे होंगे इसमें, एक चीज अगर नोटिस कर रहे होंगे तो वो देख सकते हो कि 0 उसी संख्या के लास्ट में आएगा जिसमें 5 और 2 का कॉम्बिनेशन है। देखिए 5 2 का कॉम्बिनेशन, 5 2 का कॉम्बिनेशन, 5 2 का कॉम्बिनेशन,
और 5 और 2 का कॉम्बिनेशन, मतलब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, बात वही है। तो ऐसी ही संख्याएं जिसमें 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब मेरे पास कोई भी संख्या हो, मान के चलो, अगर मैं आपको देता हूँ, इधर दे देता हूँ मैं आपको 298505210100, या मैं सीधे जीरो लिख देता हूँ लास्ट में। अब मैंने अगर ये आपको इतनी बड़ी संख्या दी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, इसके अगर पूरी संख्या के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो मेरे को इतनी अच्छे से पता है कि इसके लास्ट में, इसके मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना कंपलसरी है। अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो लास्ट में जीरो भी नहीं आएगा, ये भी याद रखना। तो ये दोनों आएंगे 100%। जब भी आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, तभी आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो उन्हीं संख्याओं के भी लास्ट में आ सकते हैं जिसमें 5 और 2 का प्रोडक्ट हो। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से आती है, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, अब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, अगर उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहे हैं, तो वो संख्या क्या है, जीरो पे समाप्त होगी। ये चीज हमको याद रखनी है। अब देखिए, अब जो हमारे पास दिया था वो क्या दिया था हमारे पास, 6 की पावर n। 6 की पावर n को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 × 3। ठीक है, इस तरीके से n पावर लगा दूंगा। बट आप देख सकते हो कि इसमें टू तो आया हुआ है, बस 5 नहीं आया हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अतः 6 की पावर n में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 2 तो है, 5 नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये आपको इस तरीके से एग्जाम में लिख देना है और आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन बाय, मतलब ये चीज जो है हमारे पास दी हुई है एंड ये चीज दी हुई है, इनका क्या है, हमें कंपोजिट नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये हमें बतानी है कि ये जो नंबर दिया हुआ है हमें पूरा, और ये जो नंबर दिया हुआ है क्या ये कंपोजिट नंबर है, ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ। हमारे पास क्या है, 7 × 11 × 13 इन प्लस 13। ठीक है, अब देखिए, आप इसको अगर थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो एक तो मेरे पास ये है प्लस एक ये है, दोनों में से क्या मैं 13 कॉमन ले लूँ, ले सकता हूँ। अब मैंने दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, तो मेरे पे क्या बचा, 7 × 11 × 1, इधर 1 हो जाएगा प्लस इधर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, 13, अब 7 का 11 में इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा, 77 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 78। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके जो फैक्टर आ गए हैं वो कितने आ जाएंगे, ये। ठीक है, अच्छा, अब मैं दूसरा वाला भी इधर देखिए कर देता हूँ। दूसरा वाला अगर मैं इधर करूंगा तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखिए इधर पूरा ही इंटू में प्लस लग रहा है 5, तो मैं इधर 5 दोनों में से कॉमन ले लूंगा, इधर क्या आ जाएगा मेरे पे, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और प्लस 1, यही आ गया ना। ठीक है, उसके बाद में
इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है, और ये हो जाएगा 42। तो मैं इसका मल्टीप्लाई करना है मेरे को सीधा सीधा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये घात लग जाएगी 8 और 1 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 108, 1008 सॉरी, 1008 हो गया, ठीक है, हाँ 1008 हो गया प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 5, ये क्या हो जाएगा 1009। अब आप इधर एक चीज देखिए, अब मैं आपको इधर एक चीज बता देता हूँ कि हमको पहले तो ये देखना है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं भाई, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मैंने क्या बताई थी, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक। तो देखिए इस वाली के तो 2 हैं, मतलब ये आ गया और एक ये आ गया पूरा, ये भी किसी से नहीं कटना, बट इस वाली के क्या है 2 से अधिक हैं, एक तो ये हो गया 13 और ये जा सकता है, मतलब अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये एक बार और जाएगा, फिर इस तरीके से जा सकता है, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए और इसके कितने हो गए 2 ही। तो मैं इधर लिख सकता हूँ ये नहीं, ये संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। समझ में आ गई होगी भाज्य संख्या। देखिए पहले आप डेफिनेशन समझिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो इसके 2 से अधिक हैं, क्यों है, क्योंकि तो 13 हो गया और जब मैं इसको भी तोड़ूंगा तो 2 से अधिक ही निकल कर आएंगे, बट इस वाली में क्या है कि सिर्फ 2 ही है, तो 5 और ये 1009। तो मैं सेम थ्योरी जो ये वाली है वो इधर भी पुटअप कर सकता हूँ, बस कैसे करूंगा, सिर्फ मेरे को चेंजेस क्या करने हैं कि ये संख्याओं, इस संख्याओं के जो गुणनखंड है वो 2 गुणनखंड है, इसीलिए ये क्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से आप थ्योरी लिख दोगे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जो कि आपका लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये 1.1 एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं, इसको समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या चीज बोला हुआ है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आता है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग देखोगे तो, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है, सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को उसी के लिए 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने मिनट बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। देखिए पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक गोलाकार पथ है, एक गोलाकार पथ में सोनिया और रवि जो है वो राउंड मारते हैं। अब क्या है कि रवि 18 मिनट लेता है, सॉरी सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है, इसका मतलब रवि जो है वो फास्ट से दौड़ रहा होगा उससे, ठीक है। एक ही पथ पर है, एक ही पथ पर है और एक ही दिशा में चल रहे हैं। अब समझिए इधर एक पथ हो गया ये वाला, ठीक है, एक ये पथ हो गया, इस बिंदु से मैं बोलता हूँ चलते हैं ये, ठीक है, इस बिंदु से चलते हैं। अब ये रवि हो गया भाई, ये रवि को मैंने आर से डिनोट कर दिया है और ये कितने मिनट लेता है आपके 12 मिनट लेता है, ये कितने मिनट लेगा भाई 12 मिनट लेगा, ठीक है। अब इसी बिंदु से चलते हैं और जो सोनिया है, जो सोनिया है वो कितने मिनट लेती है 18 मिनट, सोनिया को मैंने ऐसे कर दिया और सोनिया कितने मिनट ले रही है 18 मिनट। अच्छा अब मेरी एक बार बात समझिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, देखिए अगर मैं इधर बात करता हूँ कि एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक गोलाकार पथ है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, रवि को जब 12 मिनट लग रहे हैं और सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब रवि एक राउंड पूरा करेगा, एक राउंड पूरा करेगा रवि, तो सोनिया कहीं ना कहीं पीछे होगी, कहीं ना कहीं इधर होगी, क्योंकि सोनिया तो स्लो चल रही है, उसको 18 मिनट तभी तो लग रहे हैं एक बिंदु पर उस बिंदु पर आने पर। जब रवि दूसरा राउंड लेगा तो रवि तो मान के चलिए इधर होगा, बट सोनिया किधर होगी फिर, और मतलब रवि मान के चलिए इधर होगा दूसरे राउंड पे, तो सोनिया थोड़ा और पीछे हो जाएगी, फिर एक तीसरा राउंड होगा। तो देखिए इधर चक्रों की जो संख्याएं हैं वो दोनों के लिए क्या होंगी, अलग अलग होंगी, बट जो टाइम होगा दोनों के लिए वो सेम होगा, ये आपको याद रखना है। देखिए अब मैं बात करूं, इधर क्वेश्चन पूछूं आपसे कि रवि को कितने चक्कर लगेंगे, तो आप बोलोगे रवि को कैसे नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि रवि को कम चक्कर लगेंगे, सोनिया को ज्यादा चक्कर लगेंगे, क्योंकि सोनिया क्या है कि पीछे होती जा रही है और रवि क्या है राउंड जल्दी जल्दी करता जा रहा है।
तो देखिए रवि को एक राउंड ये पूरा कर लिया, रवि इस बिंदु पर आ गया, द्वारा समझ लिए रवि इस बिंदु पर आ गया तो सोनिया इस बिंदु पर होगी। जब रवि फिर आगे चलेगा, फिर इस बिंदु पर इधर रवि आएगा तो सोनिया फिर उसके पीछे होगी। तो ऐसे ही करके सोनिया जो है एक टाइम बाद रवि और सोनिया एक टाइम बाद एक ही बिंदु पर पुनः बिंदु पर दोबारा वापस आ जाएंगे। बट यही चीज हमको बतानी है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब कितने टाइम बाद वो लोग इस बिंदु पर वापस आएंगे। आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मतलब दोनों उस बिंदु पर, जिस बिंदु से उन्होंने स्टार्ट किया उस पर दोबारा वो कब आएंगे, ये चीज हमको फाइनली बतानी है, कितने मिनट बाद आएंगे। तो देखिए इधर समझिए, अब मैं मान लेता हूं कि जो सोनिया है और रवि है दोनों ने एक्स और वाई चक्कर लगाए हैं, ठीक है। माना रवि को रवि एक्स चक्कर लगाकर और सोनिया वाई चक्कर लगाकर पुनः बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। मतलब रवि ने मान के चलो एक्स चक्कर लगाए, बट सोनिया ने वाई चक्कर लगाए, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं। अब मैं बात करता हूं कि रवि एक्स, इधर मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूं, इधर लिखता हूं रवि को एक्स चक्कर लगाने में लगा समय। तो रवि को देखिए, मैं बोलता हूँ रवि को एक चक्कर लगाने में कितने लगे, 12 मिनट। तो दूसरे चक्कर लगाने में कितना लगेगा उसे, 24 मिनट। तीसरे चक्कर लगाने में कितना लगेगा उसे, 36 मिनट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, तो 12 एक्स, ये क्या है मिनट में, ठीक है। ऐसे ही सेम लिखूंगा मैं सोनिया के लिए। सोनिया, तो सोनिया को वाई चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा भाई, 18/22 मिनट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि रवि एक चक्कर लगाने में लगाकर और सोनिया वाई चक्कर लगाकर पुनः बिंदु पर मिलते हैं, मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब रवि को एक चक्कर लगाकर जो समय, जो मतलब कितना समय लगता है, तो वो 12 एक्स है। और सोनिया को जो वाई चक्कर लगाकर मतलब कितने मिनट लगते हैं, तो वो लगते हैं आपके 18/22, ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूं मैं इधर कि जो टाइम है, जो समय है, समय दोनों के लिए समान होगा। यहाँ पर समय जो होगा वो दोनों के लिए कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो टी है, मैंने जो टाइम है उसको, मैंने वो समय है उसको टी मान लिया भाई, ठीक है। जो समय है उसको मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि टी जो है वो 12 एक्स और 18 वाई के बराबर होगा। आप कह सकते हो बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। अब जब ये बराबर है तो क्या मैं इधर ये कह सकता हूँ कि जो टी है वो 12 और 18 का जो वाई है, जो टी है, इधर मैं एक बार अच्छे से लिखता हूँ, जो टी है वो 12 और 18 का गुणन है। देखिए, मैंने अब आपको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। पहले जो टी है वो दोनों, मतलब जो टी समय दोनों के लिए समान होगा। यहाँ पर जो टी हो जाएगा वो 12 एक्स और 18 वाई के बराबर हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो टी है वो 12 और 18 का गुणज होगा। अब जो 12 और 18 का गुणज है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस तरीके से कि जो टी टी एक मिनट, सॉरी, टी 12 और 18 का एलसीएम होगा। जब जो टी 12 और 18 का गुणज है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो टी है वो 12 और 18 का गुणज होगा, सॉरी एलसीएम होगा, ठीक है।
तो अब ये आपको समझ में आ गया। तो अब मैं अगर मैं यहाँ पर 12 और 18 का अगर मैं एलसीएम निकाल लूंगा तो समझ में आ जाएगा, जो मेरी टी की वैल्यू आ जाएगी। और टी की वैल्यू ही क्या है मेरी, कि उन्हें कितने मिनट बाद वो फिर से शुरुआती बिंदु पर मिल रहे हैं। तो मैं 12 और 18 का क्या निकालूंगा भाई, 12 और 18 का क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो देखिए भाई 12 और इधर ये मैं कर दूंगा 18। तो 12 को मैं किससे करूंगा, 6, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 3, ये 1। ये भी कर दूंगा मैं इस तरीके से इसे, ये 2, ये 9, ये 3, और ये 3 से। तो मैं इधर आप समझ लीजिए, मैं इसको क्या कर देता हूँ इधर 12। 12 को देखो किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा 2 × 2 × 3। मैं 18 को कर देता हूँ, 18 क्या है मेरे पे 2 × 3 × 3। इसको मैं थोड़ा और करूंगा 2 की पावर, और ये 2 की पावर 2 × 3। इसको मैं करूंगा 2 × 3 की पावर 2। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाइयों, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों में कॉमन नहीं देखते, हम लोग क्या करेंगे सारी चीजों को लेंगे, मतलब 2 × 3 सारी चीजों को ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम पावर लूंगा। एलसीएफ पे मैं मिनिमम पावर लेता हूँ और एलसीएम में मैं मैक्सिमम पावर लेता हूँ। मैक्सिमम पावर इसकी 2 हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पे 4 9 चौक 36, मतलब वो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। मतलब वो क्या है 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु में दोबारा मिलेंगे वो दोनों। एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं, जिसको भी नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि पहली पहली बार ये क्वेश्चन अक्सर समझ में नहीं आता है। देखिए रवि 12 मिनट ले रहा है एक राउंड मारने में, और जो सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है। तो माना कि रवि एक चक्कर लगाने में और सोनिया 22 चक्कर लगाने में, उनको मतलब दोनों कितने एक चक्कर लगाते हैं रवि, और सोनिया जो 22 चक्कर लगाते हैं पुनः बिंदु पर मिलते हैं। तो रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा भाई, 12x मिनट, और सोनिया को 22 चक्कर लगाने में कितना मिला, समय लगा 18 भाई। तो मैंने क्या कर दिया, इनको टी के इक्वल मान लिया, इन दोनों का जो मैंने एलसीएम निकाल लिया, क्योंकि समय यहाँ पर बराबर है। अच्छा, समय बराबर हो गया। उसके बाद मैंने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने क्या निकाल दिया, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं, सबको लिख लेते हैं, सबसे मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो 36 मिनट बाद इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 समाप्त हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज जो है वो 1.2 की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगी। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ आपको अच्छी वीडियो लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।